हाँ जी बच्चों। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं आपको सिर्फ बुक नंबर 1, बुक नंबर 2 और बुक नंबर 3 के कराऊंगा। तीनों बुक के जो एमसीक्यू बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको आज मैक्सिमम एमसीक्यू ट्राई करा दूं। इसलिए मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के तीनों बुक के, ऐसा नहीं है सिर्फ पार्टनरशिप है या सिर्फ कंपनी है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल बुक्स में से, तीनों बुक में से बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सामने लिख कर लाया हूँ। जो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे उनको डायरेक्टली उनके आंसर बताऊंगा मैं आपको कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा। ये आपके काफी काम आएंगे, तो इनको अच्छे से कर लो। मतलब ये आपकी बोर्ड एग्जाम को जब देने जाओगे तो उससे पहले की जो प्रैक्टिस है उसके लिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 20 एमसीक्यू मिलने वाले हैं। तो उन्हीं 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए मैं 50-60 से भी ज्यादा एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम एमसीक्यू कवर करूं। ठीक है जी। तो बिना अपना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है जी, भगवान का नाम लेके। तो मैं इसमें यहाँ पे भी देखता रहूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स, मतलब ऐसे कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्योंकि इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मेरी कैलकुलेशन वगैरह मुझे थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा एमसीक्यू में लिख लाया हूँ टसन टसन में, तो उसको फिर कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं हेल्प नहीं लूंगा। मतलब कोई कैलकुलेशन जो है वो मैंने पहले से करके लिख ली है, जिससे कि मैं आपको बताते वक्त ऐसे वर्किंग सी करके दिखा दूँ जल्दी से देख देख के। ठीक है जी। तो बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो अब मैं लगातार क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा, आप बस जस्ट सुनते चले जाना। कहीं पे आपको लगे कि मैंने गलत बता दिया है, कहीं पे आपको लगे कि सर यहाँ पे तो एक ही जगह बी होना चाहिए था, तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप मेरी हेल्प भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको चेक करना है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप बस क्वेश्चन को पढ़ना और आपको जो भी ऑप्शन लगे वो आप कमेंट में कर देना, तुरंत लिख देना कमेंट में, मैं देखूंगा और उसके बाद फिर मैच करेंगे कि आपके कितने ठीक हुए और मेरे कितने ठीक हुए। ठीक है। और जहां पे मिसमैच करेगा वहां पे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो थोड़ा बहुत आपको ब्लर दिख रहा हो तो मैं पढ़ रहा हूँ, उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगाना कि क्या लिखा हुआ है। निखिल और यहाँ पे शरत या पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, मुझे भी अब तो ठीक से नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है। एन और एस दो पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। निखिल ने 6,000 रुपए की ड्रॉइंग की, वो भी फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर होता है तो आपको याद है मैंने अपने कोर्स में जो पहला चैप्टर पढ़ाया था उसमें इंपोर्टेंट बोलकर, याद आ रहा होगा तुम्हें, इंपोर्टेंट बोलकर टेबल, एवरेज पीरियड टेबल बताई थी। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो मिडिल वाला होता है उसमें 6, 6 और 6 लिखा जाता है। ठीक है जी। ऊपर वाले में यहाँ पे आपको याद हो मंथली, फिर क्वार्टरली, और फिर मैंने आपको ऐसे हाफ ईयरली लिख के दिखाया था। ऊपर जाने के लिए 0.5 ऐड, नीचे जाने के लिए 0.5 लेस, ऊपर जाने के लिए 1.5 ऐड, नीचे जाने के लिए 1.5 लेस, ऊपर जाने के लिए 3 ऐड, नीचे जाने के लिए 3 लेस, ऐसा करके कुछ राइमिंग सी बनाई थी। अब मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बनाने वाला, अब तो मैं बस आपको वहां से कनेक्ट कराने वाला हूँ जो मैंने आपको समझा दिया है। तो आप मुझे बताओ, क्वार्टरली फर्स्ट डे, फर्स्ट डे का मतलब बिगनिंग, और बिगनिंग में भी कौन सा केस, क्वार्टर वाला, तो क्वार्टर की बिगनिंग वाला केस है, बिगनिंग मिडिल एंड होता है। तो आप मुझे बताओ आंसर कितना होना चाहिए, 7.5 इज द करेक्ट आंसर, बोले तो सी। अगले पॉइंट पर आते हैं। ठीक है जी, अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, रेनू, त्रिलोक और मानसी 3 पार्टनर, तीनों का फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा ये भी साथ में डिस्कस करते चलेंगे, कौन से चैप्टर में से हुआ, फंडामेंटल वाले चैप्टर में से। और मैंने फंडामेंटल चैप्टर की रेल बना दी थी जब आपने कोर्स की पहली वीडियो देखी होगी, पहला लेक्चर मेरा लिया होगा। अगले पॉइंट क्वेश्चन पर आते हैं। रेनू, त्रिलोक, मानसी 3 पार्टनर, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 965। हीना एडमिट हुई 1/10 शेयर के लिए। प्रॉफिट विच शी एक्वायर इक्वली फ्रॉम रेनू एंड त्रिलोक, दोनों से इक्वल इक्वल शेयर ले रही है। अब मुझे बताओ, अगर कोई पार्टनर 1/10 शेयर के लिए आया, ठीक है जी, और वो दोनों से इक्वल इक्वल शेयर टेक ओवर कर रही है, तो इसका मतलब किन किन पार्टनर से, इक्वल इक्वल फ्रॉम रेनू एंड त्रिलोक, मतलब 1/10 का इक्वल होता है 1/20, 1/20। मतलब किसी का भी इक्वल का मतलब दो लोगों से अगर इक्वल ले रही है तो मतलब आधा आधा, और 1/10 का आधा निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 1/2 से। तो ये 1/20, 1/20 आएगा। तो जरा आ जाओ, 9/9 6 15 और 5 20, 9/20, 6/20, 5/20 इनका रेशियो है। अगर दोनों से इसने 9/20 वाले से 1/20 टेक ओवर कर लिया तो 8/20 रह गया। पहले देख लो भाई, इक्वली फ्रॉम रेनू और त्रिलोक, ठीक है। 6/20 वाले से भी इसने 1/20 टेक ओवर कर लिया, तो ये रह गया 6 में से 1 गए 5/20। इससे कुछ मांगा नहीं तो इसका 5/20 रहेगा। और ये 1/10 के लिए आ रही है, अगर इसके शेयर का भी डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/20, तो रेशियो हो गया 8 5 5 2, 8 5 5 2। लीजिए जी, डी आंसर हो गया।
अब आप कहोगे सर ये रेशियो कैसे कैलकुलेट किया, तो एडमिशन वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा फोकस इसी चीज पे किया था कि नया रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जाके वो वाली वीडियो देखो मेरी। आप कहोगे कहाँ से देखें, तो भाई कोर्स जो तुमने रखा है इसी में तो डाल रखी है, इसी में तो देखना है। 289 रुपए के कोर्स में तुम्हें सारी चीजें दे दी है बेटा। अब बताओ एमसीक्यू आ रहा है देखो बोर्ड का, और मैंने आपको इसी वाले कोर्स में करा दिया है। क्या बड़ी बात है। तुम तो बोलते नहीं हो, तारीफ खैर कर देते हो मुझे पता है, पर फिर भी थोड़ी और ज्यादा किया करो यार, खुल के तारीफ किया करो भाई। आओ जी थर्ड वाले क्वेश्चन पे आओ। कहते हैं बीटा लिमिटेड, हाँ आप लिखते रहो डी ऑप्शन डी, बच्चे ने लिखा सी, साथ साथ करो, मेरी स्पीड को मैच करने की कोशिश करो बच्चों। बीटा लिमिटेड ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन, देखो जी शेयर वाले चैप्टर में से आ गया। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किए थे, 10 रुपए का एक, 100% प्रीमियम। बच्चे 100% प्रीमियम का मतलब 10 का शेयर 10 रुपए के प्रीमियम पे, 10 प्लस 10 हो गया भाई, 10 रुपए का शेयर, इसका 100% प्रीमियम, 100% मतलब 10 का 100% 10, तो 20 रुपए पे। शेयर वाला चैप्टर जितना अच्छा मैंने पढ़ाया इतना अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, आप कभी भी चेक करके देख लेना कहीं भी। अरे यार ये क्या हो गया, अरे भाई हट जा, अरे हटिए। हाँ ठीक है, प्रीव्यू इमेज भाई, भाई कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकंड रुक जाओ, एज दी फोकस। हाँ जी, बीटा लिमिटेड, वही टेक्निकल बंदे नहीं है ना, पता नहीं चलता, ऐसा कुछ स्क्रीन पर आ जाता थोड़ी देर के लिए पसीने से आ जाना, को करना क्या। बीटा लिमिटेड ऑफर्ड सब्सक्रिप्शन 1 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपए का शेयर, तो 10 प्लस 10 करूंगा तो इसका मतलब 20 रुपए, क्योंकि प्रीमियम 10 रुपए का है, 100% प्रीमियम। एप्लीकेशन आई 5 लाख इक्विटी शेयर की, भाई साहब 1 लाख के बदले में 5 लाख इक्विटी शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। कंपनी ने डिसाइड किया अलॉट द शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, ठीक है कर देंगे। अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी ऑन एप्लीकेशन। अब बताओ क्या सिखाया था, पहली एंट्री में एप्लीकेशन में हमेशा जितनी ज्यादा एप्लीकेशन आती है उससे एंट्री बनती है। अब आप मुझे बताना कितनी एप्लीकेशन आई, 5 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई, कहाँ गया, 5 लाख इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन आई, और एप्लीकेशन और शेयर कितने का है 20, 5 लाख की कर दो 20 में मल्टीप्लाई, तो अमाउंट कितना आएगा, ये रहा 1 करोड़। तो ऑप्शन क्या हो गया ए, बहुत अच्छे से समझा है तो ओवर सब्सक्रिप्शन, देखा था, बहुत बढ़िया बेटा, ए बेहतरीन, क्या बात। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, लिखा हुआ है पवन कविता गौरव 3 पार्टनर, तीनों फर्म को डिसोल्व कर रहे हैं, डिसोल्यूशन में से आ गया भाई। बताओ अकाउंट और अकाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट से एंट्री, दोनों के कैसे परकच्चे उड़ाए थे, याद आ रहा है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। पवन कविता गौरव 3 पार्टनर, तीनों फर्म में उनकी फर्म खत्म हो गई। क्रेडिटर कह रहे हैं कि हम फर्नीचर को टेक ओवर कर लेंगे 60,000 रुपए के, 10% लेस देन बुक वैल्यू, ठीक है जी। इन दी पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट ऑफ रुपीज 60,000, अपने 60,000 रुपए के सेटलमेंट में वो 60,000 रुपए के ही फर्नीचर को 10% लेस पर ले गए, और बचा हुआ अमाउंट उन्होंने पे कर दिया थ्रू चेक, ठीक है जी। तो कहते हैं आप ये बता दो कि चेक के थ्रू उन्होंने कितना पैसा दिया है। लो जी बेटा मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं तुम्हें, एक सेकंड रुक जाओ बस। क्वेश्चन नंबर 4 की देखो बच्चों, अगर आपने 60,000 शेयर, सॉरी 60,000 रुपए के आपके क्रेडिटर थे, और उन 60,000 रुपए के क्रेडिटर को आपने सेटल किया, 60,000 रुपए के फर्नीचर को लिया लेकिन 10% कम पर, तो आप मुझे बताओ 60,000 को 10% कम पे लिया तो इसका मतलब 6,000 रुपए कम पर लिया। अगर 60,000 की चीज को आपने 6,000 रुपए कम कह के लिया तो इसका मतलब आपने उसे कितने रुपए पे टेक ओवर किया होगा, 54 पर। तो 60,000 रुपए के क्रेडिटर ने 54,000, 54,000 के तो फर्नीचर को टेक ओवर कर लिया। अब उनका कितना पैसा बचा हम पे, सर 6,000 रुपए बकाया रह गया, बस जितना डिस्काउंट दिया था उतना ही तो कर्जा रह गया। कहते हैं उसको तुमने किससे पे कर दिया, चेक से, तो हम कितने रुपए पे कर देंगे उनको, चेक से 6,000 रुपए पे कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है जी। इस पीडीएफ को मैं डाल भी दूंगा, इसका लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है जी। तो जो कोर्स आप जहां जहां मैंने सारे चैप्टर वाइज लिंक डाले ना, वो सॉरी पीडीएफ डाली है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, मैं इसको वहां पे भी लगा दूंगा, तो आप दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हो, टेंशन मत लेना। 289 में तो मैं सब कुछ दूंगा, जितनी भी स्टडी मटेरियल हो सकता है जो आपको अभी तक वैसे भी मैंने प्रोवाइड करा ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कामिनी, लता और मीना या मीरा 3 पार्टनर हैं और उनका रेशियो इक्वल है। नील एक नए पार्टनर एडमिट हुआ इक्वल शेयर के लिए, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द फर्म। नील ब्रॉट हिज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, ठीक है बहुत बढ़िया। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ नील गुडविल अपीयर इन द बुक रुपीज 1,20,000, एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ अमंग। अच्छा बताओ, ये सिखाया था मैंने, नहीं सिखाया था एडमिशन वाले चैप्टर में, कि जब भी बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब जब भी बैलेंस शीट में गुडविल लिखी मिल जाए तो उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट के खत्म कर दिया जाता है। तो बताओ बच्चों, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, क्या आंसर होगा इसका, ए। अगर वैल्यूड गुडविल होती है मतलब
जो एडजस्टमेंट वाली गुडविल होती है उसकी तो एंट्री बनती है G2S, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और अगर गुडविल बुक में अपीयर होती है तो उसको राइट ऑफ करने की एंट्री बनती है, वो भी कितने पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऐसी फिरकनी बना दूंगा, फिरकनी बना दूंगा, फिरकनी क्वेश्चंस की, जैसे कि कोर्स में समझा ही दिया है तुमको। अर्जुन, बबीता, चार्ली 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो 2:1 है। एडमिट कर रहे हैं धीरज को 1/5 शेयर के लिए, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है जी, नया पार्टनर आ गया। ही हैड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शन कैपिटल, 1/5 शेयर में वो अपनी प्रॉफिट को कैपिटल को लगाएगा, ठीक है जी, लगवा देंगे। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द कैपिटल आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ रिलेटिंग टू गुडविल रिवैल्यूएशन, सब कुछ एडजस्ट करके अर्जुन की बात 62, ये 52 और 36 है। कैपिटल धीरज कितनी लाएगा बच्चों, ये कितना आसान है, हमने कितने तरीके सीखे थे कैपिटल एडजस्टमेंट के, 2 एडमिशन वाले चैप्टर में लास्ट में। तो दूसरा एडजस्टमेंट, जो दूसरी एडजस्टमेंट थी कैपिटल की, वो कौन सी थी कि सर जो भी पार्टनर कैपिटल लाए उन तीनों की कैपिटल को जोड़ लो। सर ये सिखाया था 62,000 प्लस 52,000 प्लस 36,000, इनको प्लस कर लो, 6 4 10, 6 5 11 12 13 14 और 1 15, ये 1,50,000 हो गया। बस इसमें मैंने सिखाया था 1,50,000 लिखना, मल्टीप्लाई बाई जो नया पार्टनर आए उसके शेयर को 1 में से माइनस करना, जो भी बचे उसको रेसिप्रोकल करके लिख देना। अभी जाके तुरंत वीडियो देखो, वाली डाली हुई है ना, कौन सा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसमें जाके देखो, उसकी लास्ट वाली पोर्शन पे जाके देखना, बिल्कुल यही चीज, मल्टीप्लाई बाई पार्टनर का दोबारा शेयर, 5 से 5 काटा था, 4 से इसको कैंसिल किया था, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 5 4 5 जा 20, तो कितना आया था 37,500। बोलो बच्चों, क्या कैपिटल एडजस्टमेंट का यही तरीका से गया था, बच्चे ने लिख रखा ए ऑप्शन होगा 37,500 ए। भाई सब कैडी बात, धुरंधर हो गए तुम, वही बच्चे हो ना जो थोड़े दिन पहले कोर्स खरीदते वक्त ये कह रहे थे कि सर कैसे होगा, पास तो हो जाएंगे सर, बता दो, तुम आंसर लिख रहे हो बेटा, अब देख लो तुमने क्या तमाशा मचा रखा है, पर कैडी बात ही कहते हैं ना। आ जाओ तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। कहते हैं देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजनिंग के हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं। एक बार और मैं इसमें नजर मार लेता हूँ कि पिछले क्वेश्चन हम जो किए हमने ठीक किए, उनके आंसर आपसे तो कह दिया मैंने कि आंसर देख देख के थोड़ा सा हेल्प लेंगे, पर आंसर तो एक का भी देखा ही ना। छठे का आंसर है ए, ठीक है, चलो आओ। असर्शन मिल गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप आर 50, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आर प्रिस्क्राइब बाय द पार्टनरशिप एक्ट, नो बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो पार्टनरशिप के हैं वो लिखे हुए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। आप कहोगे सर पागल हो गए हो क्या, पार्टनरशिप की बात कर रहे हो, कंपनी का नाम ले रहे हो, बेटा मैं क्या करूं, कंपनीज एक्ट 2013 जिसने बनाया उसने लिख दिया, उसने लिख दिया तो हमें मानना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन आए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, 50 होते हैं, लेकिन ये कहां लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, और तुम कह रहे हो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। मैंने कहा नो, तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। बहुत बढ़िया, तो आंसर हो गया इसका सी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा, तो 8 क्वेश्चन से रिलेटेड 2 एमसीक्यू हैं, मतलब ये केस स्टडी टाइप समझ लो, और इससे रिलेटेड 2 एमसीक्यू हैं। पहला है दक्ष और एकांश, 2 पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, उनकी कैपिटल 160 और 1 लाख है। एज पर दी पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट कैपिटल 10% पर एनम, द फर्म अर्न प्रॉफिट 13,000 फॉर द ईयर, ठीक है। और आपसे पूछा है बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दक्ष का कितना होगा, तो पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा 160 और 1 लाख, दोनों का 10% होगा, 16,000 और 10,000। बच्चों 16 और 10 को जोड़ोगे तो कितना बन रहा है, 26। क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके पास प्रॉफिट हो 13 और आप प्रॉफिट बांट दो 26? नामुमकिन। आईओसी पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन है, मतलब जितना प्रॉफिट उतने ही खर्चे होते हैं, उसको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना नहीं दे सकते, तो कितना दे सकते हैं सर हम 13,000 ही बांट सकते हैं। तो क्या करो, 16,000 और 10 को इसका रेशियो बनाओ। सर इसका रेशियो कैसे, तो देखो जी किससे कैंसिल हो सकता है, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 8:5 का रेशियो बन गया। तो आप मुझे बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट है, 13,000, तो 13,000 को 8 और 5 में बांटो 13, तो 8,000 रुपये तो दक्ष को मिल जाएंगे और 5,000 रुपये एकांश को मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, ये हो गया बी आंसर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या प्रॉफिट मिलेगा, नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट था 13,000 वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही बट गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16 और 10 पूरा ना देके 8,000 और 5,000 बांट दूंगा, तो बाकी का जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा निल बचेगा, क्योंकि 13 के 13 तो आईओसी में चले गए, तो इसका मतलब निल। 9वें का आंसर क्या हो जाएगा, निल। इस देख लो जी, एक बार देख लो ध्यान से, ये 8 कैसे आया, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट 16 और 10 26 बन रहा है, हमारे पास प्रॉफिट 13 है, तो 13 में से कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 26 नहीं दिया जा सकता। इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो सारा दे देता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है। मैंने पहले चैप्टर में सब सिखाया है, आपको पता होगा, जिन बच्चों ने सिखाया तो उनको सब कुछ आइडिया है। अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले लो इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से इसको करते हैं डिलीट, यहां पर आ जाते हैं सेलेक्ट। 10वें क्वेश्चन पर आ जाओ। कहते हैं देयर आर टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजनिंग। आपके पास दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। पहला लिखा हुआ है कोर्ट डज नॉट इंटरवेन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, कोर्ट का कोई मतलब, कोर्ट कर सकती है, अगर कोर्ट के ऑर्डर है तो फिर कर सकती है कोर्ट का ऑर्डर। कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। कहते हैं जो डिसोल्यूशन होता है वो पार्टनर्स के बीच में, पार्टनरशिप में हो सकता है बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। बिल्कुल, कोर्ट इंटरवेन कर सकती है डिसोल्यूशन के केस पे। अगर आपने किसी का उधार वगैरह रोक रखा है तो कोर्ट आ सकती है बीच में, ठीक लिखा हुआ है। दूसरा कहते हैं डिसोल्यूशन जो होता है पार्टनरशिप का वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है पार्टनर्स के, ये भी ठीक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई हैं, बट इसके पीछे कोर्ट डज नॉट, अच्छा सॉरी, कोर्ट इंटरवेंशन नहीं करेगी अगर पार्टनर्स ने अपनी इच्छा से, बिकॉज, रीजन का मतलब बिकॉज होता है ना, बिकॉज। अब दोबारा पढ़ो, कोर्ट डज नॉट इंटरवेन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन पार्टनरशिप में कोर्ट नहीं आएगी क्योंकि डिसोल्यूशन अगर मर्जी से हुआ है पार्टनर्स की। ठीक है जी, दोनों बातें ठीक है और रीजन भी सही रीजन है उसका। ए नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर आप बी लिखोगे। अच्छा, वो पिछले वाले का लिख रहे थे आप। सर जी मैंने सैंपल पेपर कर रखा है, उसमें कंफ्यूजन ज्यादा आ रही है। कराएगा तुम्हारा भाई, कंफ्यूजन खत्म करेगा, डाउट क्लास लेकर आएगा, चिंता मत करो। डाउट क्लास लगाऊंगा, वो एक नहीं दो डाउट क्लास लूंगा आपकी, 1.5-2 घंटे की लूंगा, जिसमें तुम्हारे सारे डाउट लिख के बैठना, बोलते रहना, बस यहाँ लिखते रहना, जवाब ऐसे फेंक फेंक का मारूंगा, टेंशन मत लेना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अनु, बीना, रॉय 3 पार्टनर, तीनों का रेशियो 3:1। रॉय रिटायर हो गया, ठीक है, उसका शेयर एक्वायर कर लिया अनु ने। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ। अच्छा लो जी, अनु, बिना और रॉय 3 पार्टनर। रॉय का शेयर कितना है? 3, 2, 5 और 1, 6। अगर इसका शेयर जितना भी था वो अनु ने टेक ओवर कर लिया तो 3 में 1 और जोड़ दो तो 4:2। 4:2 को सिंप्लीफाई कर लो, 2:1। रिटायरमेंट में सिखाया था न्यू रेशियो कैलकुलेट करना, तो आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। दीपा, एल्टन, फ्रैंक 3 पार्टनर हैं, विदेशी हैं ये तो तीनों। अच्छा नहीं, एक अपनी है, ये विदेशों फॉरनर्स के साथ क्या कर रही है। 2:2:1, ठीक है। उसके बाद विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2। ओके, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। कौन सा रेशियो, वो चैप्टर है चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। they exist in debit balance of profit and loss 50,000 in the books of the firm. Date of change in profit, the partner decided to retain the debit balance. बच्चों क्वेश्चन ने लिखा है कि पार्टनर्स इसको बांटना नहीं चाहते। देखो जी, आपके पास 50,000 का लॉस है और पार्टनर कहते हैं हम लॉस को बांटना नहीं चाहते, मतलब खत्म नहीं करना चाहते। जब खत्म नहीं करना चाहते तो क्या करना चाहते हैं? G2S करना चाहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर क्या कहते हैं, लॉस है तो लॉस किस रेशियो में बढ़ना चाहिए था? 2:2:1। अगर नॉर्मल केस होता तो 50,000 को बांटते तो 20,000 डेबिट होता, 20,000 एक के अकाउंट में कटता, 20,000 दूसरे के अकाउंट में कटेगा, 10,000 एक के अकाउंट में कटता। पार्टनर का नहीं, हम नहीं बांटना चाहते, तो इसका मतलब जब कभी फ्यूचर में कटेगा तो 10,000, 20,000 और 20,000 ऐसे कटेगा। तो जिसके अकाउंट में 20,000 डेबिट होने चाहिए थे, फ्यूचर में उसके अकाउंट में 10,000 ही डेबिट होंगे, तो उसके अकाउंट में 10,000 और डेबिट करने चाहिए हमको। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फ्यूचर में कर लो या आज कर लो, इसके तो 20 के 20 ही कटने थे, 20 ही रहेंगे। इसके 10,000 डेबिट होने चाहिए थे, 20,000 डेबिट हो गए, तो हम कहेंगे तुझे 10,000 क्रेडिट कर देंगे, तेरे और पैसा दे देंगे। तो डेबिट कौन होगा? दीपा, और क्रेडिट कौन होगा? फ्रैंक, और होले दीपा फ्रैंक, ठीक है जी। तो दीपा डेबिट टू फ्रैंक, दीपा डेबिट टू फ्रैंक 10,000, ए आंसर हो गया इसका। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, जब भी आपको कोई पुराना, मैंने आपको एडमिशन में सिखाया, रिटायरमेंट में सिखाया, डेथ में भी सिखाया है, जब भी कोई, और डिसोल्यूशन में भी कोई भी पुराना प्रॉफिट हो, पुराना लॉस हो, पुराना रिजर्व हो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कहा है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, तो आप फिर उसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री बनाएंगे G2S। और G2S कैसे बनती है? पहले ओल्ड में बांटो, फिर न्यू में बांटो, ओल्ड माइनस न्यू करके आंसर निकाल दो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशूड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड। कहते हैं वो अमाउंट, शेयर कैपिटल का वो अमाउंट बताओ जिसको कंपनी ऑथराइज्ड टू इशू बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। भाई साहब, जिसको MOA में ऑथराइज्ड किया जाता है कि जो कंपनी, शेयर कैपिटल बताओ, अमाउंट जो शेयर कैपिटल का जो होता है, जिसको हम लिखते हैं शेयर कैपिटल में, वो कौन सा अमाउंट होता है जिसको MOA ऑथराइज करता है? तो उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल बोलते हैं बच्चों? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक सेकंड, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशूड बाय द मेमोरेंडम। अच्छा, MOA के द्वारा जो ये बोला जाता है, सेबी,
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में भी लिखा हुआ है, एमओए जो कंपनीज एक्ट 2013 का एमओए होता है उसमें भी लिखा होता है कि तुम मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ शेयर पब्लिक को इशू कर सकते हो, उसको आप ऑथराइज्ड जो होता है उसी को ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हो। और ऑथराइज्ड कैपिटल का ये नहीं है बी, ऑथराइज्ड कैपिटल का ही एक और नाम होता है जिसको नॉमिनल कैपिटल बोला जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, डी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, नॉमिनल कैपिटल। मैक्सिमम कितने पैसे आप ले सकते हो पब्लिक से इस शेयर कैपिटल के थ्रू, तो वो होता है जो कंपनी के एमओए में स्टार्टिंग में लिख दिया जाता है, जिसको ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, रिजर्व कैपिटल कभी भी एमओए में नहीं लिखा जाता, सिर्फ नॉमिनल कैपिटल होती है जो कैपिटल क्लोज में लिखा जाता है कि कितनी मैक्सिमम कैपिटल हम पब्लिक से रेज कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14th क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिनोय लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम 6 पर शेयर, 10 + 6 16 रुपए हो गए। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 7 इंक्लूडिंग 1, 7 5 12, 12 और 4 16 हो जाएगा, यहाँ पे 12 और 4 16 हो जाएगा। इसमें 6 रुपए का टोटल प्रीमियम है तो 1 2 और 1 3 +1 + 3 हो जाएगा, इंक्लूडिंग 3 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा। इशू वाज फुली सब्सक्राइब, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव, एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे 1000 शेयर के किसी ने पैसे नहीं दिए, उनके शेयर को तुमने फोरफिट भी कर दिया। फोर फीचर के टाइम पे भाई साहब शेयर फोर फीचर कितना बेहतरीन समझाया मैंने ना, उसी को। और जिन्होंने मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रखे होंगे, जो आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, उसमें भी आपने देखा होगा कि मैंने कितनी बढ़िया फ्री वाली भी वीडियोस डाल रखी हैं शेयर चैप्टर से रिलेटेड, ओवर सब्सक्रिप्शन, फोर फीचर वगैरह। तो आप जहां भी पढ़ोगे बेटा मैं एक सी ही क्वालिटी प्रोवाइड कराता हूँ आपको। बस ये जो कोर्स मैंने 289 का बनाया है आपके लिए, ये मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि एक तो मैं इस आप सबको यूट्यूब पे इधर उधर वीडियोस पड़ी हुई हैं तो एक तो आपको कलेक्टिवली समझा दूं, दूसरे मैं आपके साथ के साथ डाउट्स भी लेता रहूं, जब क्लास चल रही होती है तो जो मैंने आपके डाउट लिए हैं, साथ में मैं आपको डाउट क्लास भी दे पाऊँ, साथ में मैं आपको कुछ और अगर हेल्प कर पाऊँ बोर्ड एग्जाम से पहले तो भी मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे आके मदद कर पाऊँ। थोड़ा आपको पता है ना, अगर यूट्यूब पे बनाते हैं लाइव वगैरह लेते हैं तो कोई भी जुड़ जाता है, कुछ भी उल्टी सीधी बातें लिखने लग जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपका हमारा थोड़ा रिलेशन अच्छा बन जाता है जब हम एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। तो इसलिए, और आपको देखो प्राइस भी इतना मिनिमम रखा हुआ है कि अगर आपने 300 रुपये खर्च किए होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर 300 रुपये वर्थ इट है, हमने अभी तक ट्यूशन में इतने पैसे खर्च कर दिए, वो तो हमें इतने काम नहीं लगे, हम स्कूल भी गए, स्कूल में टीचर से सीखा है, वो भी हमें इतना नहीं कर पाया जितना आपने हमें इस 289 और 300 रुपीज़ के समथिंग हमने पे करके सीख लिया आपसे। तो बस बेटा मैंने इसी पर्पज़ से ये चीज़ बनाई है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होगे इस कोर्स को, बहुत एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। ओके अच्छा, आप में से बहुत बच्चों ने तो आंसर लिखना भी शुरू कर दिया, 3000 3000 3000। बेटा मुझे भी तो चेक करना पड़ेगा, आप तो यार बहुत तेज हो गए हो। These shares were forfeited on the forfeited of the share. The security premium will be debited. अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट बताना है बच्चों। मैंने आपको ये बताया था कि जिस सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट करते हैं, जब मांगा हो और ना मिला हो। अब आप मुझे बताओ इसने कौन कौन सी कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। अलॉटमेंट पे कितना प्रीमियम है 2, और फाइनल कॉल पे कितना प्रीमियम है 3, 3 और 2 मिला के कितना प्रीमियम हो गया 5, और शेयर कितने रुपए का है 1000 शेयर है तो 1000 × 5 बेटा 5000 आएगा। कौन सी का कौन सा कह रहा है 3000, कौन सा कह रहा है 3000 थोड़ी होएगा, 5000 होएगा बच्चे। 2 रुपए तो प्रीमियम है यहाँ पे और 3 रुपए प्रीमियम है यहाँ, 3 और 2 5 रुपए नहीं मिला, तो 5 रुपए से आपने वो कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दोगे आप जब फोर फीचर की एंट्री बनाओगे। तो जल्दी से लगाओ इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते हैं दोज डिबेंचर्स वेयर अ चार्ज इज क्रिएट ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। ऐसे डिबेंचर का नाम बताओ जिसपे चार्ज क्रिएट होता है पर्पस ऑफ पेमेंट इन डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट के टाइम पे अगर हमने कुछ किया तो उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा, तो ऐसे डिबेंचर को कौन से डिबेंचर बोला जाता है, सिक्योर्ड। कभी भी चार्ज वर्ड लिखा दिखे तो समझ लेना वो कौन से डिबेंचर हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर हैं। चार्ज का मतलब कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो चार्ज वर्ड आ गया तो इसका मतलब डिबेंचर सिक्योर्ड है। तो इसके लिए कौन सी टर्म यूज करोगे, सिक्योर्ड, ए, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा अगला, नागर लिमिटेड इशूड 6000 11% डिबेंचर 100 ईच एट अ डिस्काउंट 10% रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वर अकाउंटेड फॉर द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही होता है, इसी में अकाउंट किया जाता है। इफ द अमाउंट ऑफ लॉस इज 90000 देन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वर, पूछें अगर लॉस जो था वो 90000 था तो प्रीमियम कितना होगा। अब बच्चा जरा ध्यान से सुने, सभी बच्चे ध्यान से सुने, मैंने ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करवाए थे। मैंने आपको ये भी बोला था, आपने अगर मेरा लेक्चर नंबर 7 था शायद, वो
7th लेक्चर है डिबेंचर का, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इशूड एट पार, बहुत मेहनत करके समझाया था ये, याद आ रहा है? उसमें मैंने बताया था प्रीमियम वाला केस जरूर आएगा। तो अब मुझे बताओ, अगर 10% का डिस्काउंट है भाई, 100 का कोई डिबेंचर, 10 का डिस्काउंट, 6000 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 60,000। 60,000 का तो डिस्काउंट है, टोटल लॉस कितना बता रही है? 90। अगर मुझे बताओ 90 में से 60,000 रुपए का डिस्काउंट है, तो बाकी के जो 30,000 रुपए बचे होंगे वो किस चीज के होंगे? लॉस के। तो मुझे बताओ लॉस कितना होगा जिसको प्रीमियम पे हमने पे करने की बात की होगी? 30,000 रुपए का। मतलब हमें इससे एक और चीज समझ में आ गई, अगर 60,000 10% है तो 30,000 कितना होगा? 5%। तो देखो लिखा हुआ है ना, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। कितना प्रीमियम? 5%। लिखा नहीं है, चालाक बन रहे थे, पकड़ लिए 5% कैसे आएगा। आप मुझे बताओ 10% तो डिस्काउंट है, 6,000 का 10, 6,000 इंटू 100 करोगे 6 लाख, 6 लाख को 10% डिस्काउंट पे इशू करोगे तो 60,000 आएगा। 60,000 और टोटल लॉस कितने का है? 90। अगर 90 में से 60,000 तो डिस्काउंट डिस्काउंट का पैसा है, तो बाकी का 30 लॉस का कैसे हुआ? फ्यूचर में रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे होंगे। और अगर फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हो वो भी कितने रुपए पे? 30,000। तो 60, वैसे तो ऐसे देख लो, 6 लाख का 30,000 कितने परसेंट होता है? 30,000 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100 कर देना। राम राम भाई, राम राम भाई सरियाने। आज की क्लास कर दी हमने शुरू। आज करा रहे हैं हम आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है जी, अभी हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 17 पे। उससे पहले हमने करा दिया क्वेश्चन नंबर 16। चलो जी क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। द क्विक रेशियो इज 1:1। एक 1:1 भाई साहब, थर्ड बुक का आ गया भाई साहब क्वेश्चन ये। थर्ड बुक का शेयर चैप्टर आ गया, शेयर चैप्टर आ गया भाई साहब। शेयर शेयर नहीं, अकाउंटिंग रेशियो आ गया भाई साहब, अकाउंटिंग रेशियो। क्विक रेशियो 1:1। क्विक रेशियो बोले तो क्विक एसेट, भाई ट्रिक बताई थी, कैसे कैसे रेशियो याद करवाए थे, रटवा दिए थे, दिमाग में बढ़ा दिए थे दिमाग में। ठीक है जी, क्विक रेशियो लिक्विड एसेट को, लिक्विड रेशियो को ही बोलते हैं। और लिक्विड रेशियो का मतलब क्या होता है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। आपको सर लिख दो, तुरंत लिख दो, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट को सर ऐसे लिख दो, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी, ऐसे लिखो। मैंने कहा ओके बेटा, जैसे तुम चाहो वैसे लिखवा लो भाई, तुम तो तेज हो रहे हो, तेज। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रेशियो। इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन, अच्छा पहले आप लिखो, कमेंट करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। आप फॉर्मूले को देख के आप बताओ इनमें से किसकी वजह से रेशियो इंक्रीज होगा। मैंने ट्रिक बताई थी इंक्रीज डिक्रीज वाली, जो बच्चा भूल गया होगा ना गड़बड़ करेगा बच्चे भी। बताओ जल्दी से। 1:1 का रेशियो है। आप कहोगे सर इनमें से किसकी वजह से रिजल्ट इंक्रीज होगा, किसकी वजह से इंक्रीज होगा? सर परचेज ऑफ इन्वेंट्री 1.5 लाख रुपए चेक से खरीदी, चेक से खरीदी होगी तो चेक गया, मतलब बैंक बैलेंस कम हुआ, एसेट कम हुई। और बदले में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है जोड़ते नहीं, माइनस करके रखते हैं, तो इसकी वजह से तो इंक्रीज होगा नहीं। ठीक है, इन्वेंट्री बेच दी उधार, इन्वेंट्री बेच दी उधार, अगर बेची होगी तो डेटर बने होंगे, तो डेटर प्लस हुए। और इन्वेंट्री जो गई, इन्वेंट्री को यहां पे लिखा ही नहीं होगा, तो बेटा इस वजह से अगर एसेट बढ़ी तो रेशियो बढ़ेगा, लिक्विड एसेट बढ़ी तो रेशियो बढ़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे किए तो कैश कम हुआ, तो करंट एसेट वो लिक्विड एसेट कम हुई। और पे किया तो लाइबिलिटी भी कम हुई, करंट लाइबिलिटी दोनों ही, तो नो चेंज, इससे भी नो चेंज होगा, इसकी वजह से डिक्रीज होगा। मशीनरी परचेज फॉर कैश, तो कैश कम होगा तो इसकी वजह से भी डिक्रीज होगा, तो सिर्फ इसी की वजह से इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने इन्वेंट्री को बेचा उधार, उधार बेचा होगा तो डेटर बढ़े, डेटर बढ़े तो लिक्विड एसेट बढ़ी, लेकिन इन्वेंट्री गई उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, तो वही इंक्रीज डिक्रीज वाला अपना कंसेप्ट लगा देना, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो गया बी। 18 पे आ जाओ। टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट इन अ कंपनी। बताओ जी किनको फिक्स्ड रेट पर डिविडेंड दिया जाता है? तो आप कहोगे सर इक्विटी वालों को तो ह्यूज रिस्क होता है, इक्विटी वालों का तो ह्यूज रिस्क होता है, तो इनका डिविडेंड भी ह्यूज हो सकता है, कभी इनको डिविडेंड ज्यादा मिलता है कभी नहीं मिलता, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। इक्विटी वाले तो पेट भर के डिविडेंड पीते हैं। अगर बिजनेस ने, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो डिविडेंड तकड़ा, प्रॉफिट नहीं कमाया तो कोई डिविडेंड नहीं। डिबेंचर वालों का डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं, प्रोमोटर्स का डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं। प्रोमोटर्स होते हैं जो कंपनी को शुरू करते हैं उसके बाद भग जाते हैं, फिर प्रोमोटर या तो शेयर होल्डर बन जाते हैं या फिर कुछ नहीं होते। तो रह गए कौन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को कुछ प्रेफरेंशियल राइट दिए जाते हैं, उनको डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलेगा, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलते, उनका कैपिटल उनको पहले वापस की जाती है, तो आंसर हो गया ए। ताकि हंसी आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 पे आओ। ओफो, ये लाइनें भी ना कहीं कहीं से मिल जाती हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग्स ट्रांजेक्शंस विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो। ओ माय गॉड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का आउटफ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट को तो तुम्हारे भाई ने ट्रिक्स बना के समझाया है कहाँ पे, यूट्यूब पे भी और कोर्स में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, खुद ही पढ़ के बता दो भाई साहब आंसर। पेपर कौन सा है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कंबाइंड उठा रखे हैं, पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, ऐसा करके उठा रखे हैं, कंबाइंड उठा रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट, इनमें से कोई सा फंस जाएगा, ऐसे भी हो सकता है इनमें से कोई सा टपक जाए, नाम बदल के आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग लिख के आ जाए। चलो डिस्टर्ब मत करो बच्चों, सिर्फ सीखो। आप मेरी हेल्प करो प्लीज, कमेंट कर करके करो हेल्प। अगर आप इस वीडियो को जहां भी से भी देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, जिस टाइम भी देख रहे हो, इस पर कमेंट करके बताओ मुझे आंसर इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आउटफ्लो। सर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, और इनकी पेमेंट भी कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो तो आउटफ्लो। मैं तो पहले ही एक आंसर लगा देता हूं, सिंपल सी बात है, याद करो मेरी ट्रिक। अब अभी वो टाइम नहीं है। प्रोसीड्स इन्वेस्टमेंट तो होता ही नहीं है ऑपरेटिंग। डिविडेंड रिसीव बाय द नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, ये भी नहीं है। डेप्रिसिएशन चार्ज से तो कोई आउटफ्लो होगा ही नहीं, ये तो प्लस होता है, इनफ्लो बोल देते हैं इसको, तो नो फ्लो होता है वैसे तो, लेकिन क्योंकि आउट माइनस हो चुका होता है तो वापस से ऐड बैक करना सिखाया था। तो क्या हो जाएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर, आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20, इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, जस्ट, इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है? तो सर ये जस्ट स्टडी होती है रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, इट डज नॉट कंसिडर प्राइस लेवल चेंज, हाँ नहीं करती, ये भी लिमिटेशन है इसकी। एक मिनट रुक जाओ। इट इज जस्ट स्टडी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, ये भी लिमिटेशन है। इट डज नॉट एज फॉर, अरे ये क्या हो गया, चलो दोबारा करते हैं इसको गायब। हाँ जी सुनो, ये भी इसकी लिमिटेशन है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। इट असरटेन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी है, भाई ये लिमिटेशन नहीं, ये तो इसकी तारीफ कर दी। इट मे बी मिसलीडिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ द चेंज इन द अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी, ये भी लिमिटेशन है, तो मतलब इसका आंसर सी हो गया। बच्चे ये आपकी थर्ड बुक का सेकंड चैप्टर है, थर्ड बुक सेकंड चैप्टर, उसमें जाके लिमिटेशन एक बार पढ़ लेना, उस लिमिटेशन में देखना, ये आपको नहीं लिखा मिलेगा, बाकी आपको सब लिखा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ द पेटेंट, भाई साहब सेल ऑफ द पेटेंट 5 लाख, 5 लाख का पेटेंट सेल किया, इसका रिजल्ट क्या होगा जल्दी बताओ। अगर सेल किया है पेटेंट को 5 लाख से तो क्या होगा बताओ जी। इन्वेस्ट इन पेटेंट्स कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी वाली हेडिंग में आती है पेटेंट्स? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कौन सी एक्टिविटी बताई थी, इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर सेल कर रहे हो तो क्या होता है, इनफ्लो। तो 5 लाख का इनफ्लो हुआ कौन सी एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। बहुत बढ़िया, वही याद कर लो भाई साहब, जो चीज सिखा रखी है बस उसी के आगे कुछ नहीं है। मनी नॉट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स ऑन अलॉटमेंट और कॉल इज डेबिट इन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। याद करो, जब भी कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता तो उसको एरियर बोला जाता है, पैसा रुक जाना। और एरियर जो होता है कंपनी उसको डेबिट में लिख के रखती है, तो कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है उसको, डेबिट साइड, कहां पे, कॉल इन एरियर अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 23 पर, वेट, हाँ जी। मोनिका लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, ठीक है जी। 5,000 डिबेंचर शेयर डिबेंचर इशू किए 100 प्रीमियम पर, पता नहीं कितने पर, और रिडीम भी होंगे 10% प्रीमियम पर। दोबारा से वही वाला केस आ गया। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट किया है आपने 2 लाख से। व्हाट अमाउंट ऑफ द प्रीमियम इशूड, चलो जी दोबारा देख लो बच्चों। अगर 10% रिडम्शन भी प्रीमियम पे होगा तो 5 लाख डिबेंचर, 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 50,000 इशूड डिबेंचर हैं। और क्या कहते हैं ये, इन्होंने एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, बेटा साफ दिख रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, क्या लिख रहे हो आप आंसर, डी 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 10%, मुझे तो देखने दो। 100 रुपए का एक, 50,000 की के डिबेंचर है और 100 रुपए का एक है। कहते हैं रिडीमेबल होंगे 10% प्रीमियम, तो 50,000 का 10%, 10 का होगा 10, तो ये हो गया 50,000 इंटू 10, तो बेटा ये तो 5 लाख रुपए फालतू जाएंगे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ, और इशू भी किस पे किया था, प्रीमियम, और रिडीम भी होंगे प्रीमियम पे, ठीक है।
एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को आपको कितने से डेबिट करना पड़ा? 2 लाख से डेबिट करना पड़ा। ओके, मतलब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का पूरा यूज कर लिया होगा, उसके बावजूद भी 2 लाख रुपए आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डालने पड़े। तो आपके पास प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं ना, कितने रुपए के प्रीमियम पे इशू किया होगा आपने? तो आप मुझे बताओ, आपका जितना प्रीमियम था सारा का सारा यूज हो गया, उसके बाद भी 2 लाख रुपए आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डालने पड़े हैं। तो इसका मतलब आपके पास प्रीमियम था कितना? 3 लाख। 3 लाख भाई, 5 लाख रुपए का आपको टोटल नुकसान हुआ है। अब 5 लाख रुपए के नुकसान में से आपने 2 लाख रुपए कहां से डेबिट कर रखे हैं? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। आपको याद है मैंने वो राइटिंग ऑफ वाली एंट्री बताई थी कि सिक्योरिटी प्रीमियम में डालो और अगर पैसा बच जाए तो पी एंड एल में डालो, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में 2 लाख रुपए डालने पड़े। मैंने कहा 5 लाख का नुकसान है, तुमने 2 लाख रुपए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डाले, मतलब 3 लाख कहां गए? मतलब तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज कर लिए होंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का रहा होगा? 3 लाख। अब आप मुझे बताओ, 50 लाख रुपए के डिबेंचर, 3 लाख रुपए का प्रीमियम, तो जरा इसको कैलकुलेट करना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 5 6 से 30, 6%। आंसर क्या होगा इसका? सी। जो बच्चे डी बता रहे थे गलत बता रहे थे, आंसर होगा सी। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं, 23 सी, आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 24। इन दी बैलेंस शीट, वेट एक मिनट, काफी बड़ी वीडियो हो गई। इन दी बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, तो मजा ही आ रहा होगा। आप कह रहे हो सर पढ़ाते रहो, आज तो 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे पढ़ा दो। मैंने कहा अच्छा। इन दी बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर इज शोन अंडर द मेन हेड। आप बताओ बेटा, हेड सब हेड से क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, बताओ जल्दी से कहां जाएगा? इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, डिबेंचर होती है आपकी लाइबिलिटी, नॉन करंट, और उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट ड्यू हो जाए तो ये हुई होती है लाइबिलिटी, लेकिन करंट। तो आप इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? करंट लाइबिलिटी। आंसर लिखेंगे इसका डी, आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 25वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Diksha Limited issued 4,000 debenture, 100 each at a discount 10%, redeemable at premium. Discount on issue of debenture and premium on redemption of debenture were accounted for through the loss on issue of debenture account. ठीक है, if the amount of loss on issue of debenture account 60,000, then the amount of premium on redemption is। फिर से बेटा भाई देखो, इस बार ये वाले क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, समझ लेना, इस बार बोर्ड में भी इस टाइप का क्वेश्चन कोई आने वाला है, ध्यान रखना। फिर से वही वाली बात हो गई कि क्या कि 4,000 है, 100 ईच, 10 का डिस्काउंट, तो 10 रुपये का डिस्काउंट, 4,000 इंटू 10, 40,000 रुपये का तो डिस्काउंट नाम का लॉस हो गया। टोटल हमने लॉस में 60 डाल रखे हैं, तो 60 में से अगर 40,000 रुपये का तो डिस्काउंट है, तो लॉस कितने रुपए का हो गया? 20। आप कहोगे सर डिस्काउंट लॉस एक बात नहीं है। मैंने कहा एक ही बात है, पर डिस्काउंट वर्ड यूज किया जाता है इशू के टाइम पे वैसे, और ये जो लॉस वर्ड यूज किया जाता है ये किया जाता है रिडम्पशन के टाइम पे। तो क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है, बताओ ना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना होगा, मतलब रिडम्पशन के टाइम पे हमने जो प्रीमियम एक्स्ट्रा पे किया होगा, जब हमने रिडीम किया होगा तो उस पर जो प्रीमियम दिया होगा, तो वो 20,000 निकल कर आएगा। डी आंसर होगा इसका। इसके बाद आ जाते हैं आगे, ये वाले क्वेश्चन मैंने, और इस पर फोकस भी सबसे ज्यादा करा है मैंने, जब आपको वीडियो बनाई है ना उसकी, मतलब लेक्चर नंबर 7 देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस इसी पे है मेरा, इसी वाले टॉपिक पे, क्योंकि मुझे पता है यही आना है, एक अदर देन कैश आना है, एक वाला टॉपिक आना है, 6 नंबर में यही आएंगे। कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम असर्शन, और इसको बिकॉज कर देना, बिकॉज, बिकॉज करके पढ़ना। The security premium amount can be used to issued partly paid up bonus share। बच्चे पहली बात यही गलत हो गया, क्वेश्चन यही गलत हो गया, पार्टली नहीं होता, पार्टली नहीं होता, फुली होता है, फुली पेड बोनस शेयर, तो असर्शन इज रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज ओनली फॉर सब स्पेसिफिक पर्पस। ये ठीक है, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कहता है कि कहां कहां सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज होगा, तो बोथ नो नो नो, A is false, R is true, A is false, R is true। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बेटा ये पार्टली नहीं होता, फुली होता है, आप पढ़ना बुक में देख लेना, 52 सबसेक्शन 2 करके लिखा हुआ है, फुली पेड बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ऐसे करके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसी का ही एक पॉइंट है थियरी का। 27, विच टाइप ऑफ कैपिटल विल बी राइट ऑफ आफ्टर ऑथराइज्ड कैपिटल इन दी बैलेंस शीट। कहते हैं किस टाइप की कैपिटल को रिटर्न किया जाता है, अच्छा सॉरी लिखा जाता है, ऑथराइज्ड, इशूड
ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब बट नो, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिखाया इशू वाले चैप्टर में, जो बैलेंस शीट बनाई है उसके नोट्स पे गए थे, नोट्स में ऑथराइज, ऑथराइज के बाद इशूड। भाई कहाँ गया, अच्छा ये रहा, मैं तो घबरा गया, मैंने कहा इशूड बोल दिया बच्चों के सामने, यहाँ पे तो दिखाई ना है भाई, इस वाले पे पहुंच गया था। दूसरा पढ़ लेते हैं, पर्सन हु स्टार्ट अ कंपनी आर कॉल्ड प्रमोटर्स। जो कंपनी को शुरू करते हैं वो प्रमोटर्स होते हैं बेटा। आप कहोगे सर शेयर होल्डर नहीं होते, नहीं ये तो बाद में आते हैं, ऑडिटर तो ऑडिटर है बेटा, सीए है ये तो, जो आप बनोगे आगे चल के। डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स जो कंपनी खुल जाती है, स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद जो कंपनी के बनते हैं, जो उसको चलाते हैं, प्रोमोटर्स आगे चल के डायरेक्टर बन जाते हैं। ठीक है जी। कहते हैं विच ऑब्जेक्टिव इज यूजफुल फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे बताओ एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, पहले जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं कंपनी के। एक्सटर्नल यूजर्स, सर एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं मालिक और मैनेजर को छोड़ के सब एक्सटर्नल है, चाहे एम्प्लॉइज हो, चाहे कंपनी गवर्नमेंट हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे बैंकर्स हो, चाहे पब्लिक हो, क्रेडिटर्स हो, डेटर्स हो, सब एक्सटर्नल है। कहते हैं ऑब्जेक्टिव बताओ एक्सटर्नल यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज क्यों करते हैं। मैनेजरियल एफिशिएंसी को चेक करने के लिए नहीं, इन्हें क्या मतलब, ये तो ओनर चेक करे। इंटरफर्म कंपैरिजन ये भी ओनर करे। असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, यस भाई साहब। अर्निंग कैपेसिटी ये भी ओनर चेक करेगा, बस इसको, क्योंकि उन लोगों को देना होता है बिजनेस को पैसा, उन्हें लगाने होते हैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, तो वो सोल्वेंसी देखते हैं कि भाई साहब ये लॉन्ग टर्म में हमारे पैसे दे देगी, इसके पास सफिशिएंट एसेट लाइबिलिटीज हैं, एसेट हैं जो इनकी लाइबिलिटी को चुका देंगी। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, लो जी आज का क्वेश्चन नंबर 30। अंडर विच हेडिंग the items bill discounted but not yet matured will be shown in the balance sheet of a company। bill discounted but not yet matured, bill discount करा लिया आपने लेकिन अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, हेड सब हेड से क्वेश्चन आ गया है, बताओ जी। सर हमने तो कभी इस चीज को नाम देखा ही नहीं, नहीं देखा तो ना करंट एसेट ना करंट लाइबिलिटी, अनएमोर्टाइज एक्सपेंडिचर से कोई मतलब ही नहीं है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ये ऐसी चीज है जिसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, जो भी आइटम बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता उसको कॉन्टिजेंट बोलते हैं। अचानक से डिस्काउंट करा रखा है लेकिन अभी मैच्योरिटी डेट नहीं आई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। याद रखना, भूल मत जाना, क्वेश्चन आ सकता है। कहते हैं रेशियो ऑफ करंट रेशियो 1 लाख, करंट लाइबिलिटी 4 लाख, रेशियो बनता है 2.5:1। ठीक। कहते हैं अकाउंटेंट चाहता है कि करंट रेशियो 1:1.8:1 हो जाए, बताओ जी। और इसके लिए उसको कुछ एसेट एक्वायर करनी पड़ेगी उधार। करंट एसेट कितनी एक्वायर करें, अगर 4, सॉरी हाँ जी, अगर 10 लाख और 4 लाख है, इसमें कुछ खरीद लें, जितना खरीदोगे उतनी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि उधार खरीदना है, तो रेशियो 1.8:1 हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 लाख सॉरी 10 लाख प्लस एक्स इक्वल टू 1.8 की 4 में कर रही है, जाएगा 7,20,000 प्लस 1.8x, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 0.8x इक्वल टू, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2,80,000 और x इक्वल टू 0.8, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, बच्चे कैलकुलेट कर 3,50,000 कैलकुलेट कर लेना इसको, 3,50,000 आएगा। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है एज यू नो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। भाई ये रेशियो के क्वेश्चन समझाए थे ना, ये उसी तरीके से क्लियर होगा आपको। आओ जी बताओ, एमसीक्यू का क्वेश्चन। कैश फ्लो का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैश पोजीशन को चेक करना, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग, शॉर्ट टर्म तक पता नहीं तो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब अजीब से लिखा। शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग इसमें तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सब लेते हैं, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ इक्विटी लिक्विडिटी, कंपैरिजन ऑफ ऑपरेशन परफॉर्मेंस। भाई साहब मुझे तो एक तो देखो जी, सच बताऊं ना, मैं अपने हिसाब से बताऊं तो एक तो मुझे ए ऑप्शन समझ में आ रहा है, मतलब ए बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है 32वें क्वेश्चन की। और जो दूसरी बात है ना वो है, भाई शॉर्ट टर्म से तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, इसको तो मैं पहले ही काट रहा हूँ। कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, नहीं ये तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तीनों की बात करता है भाई, तो सिर्फ सिर्फ कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिंग। इवैल्यूएशन ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है कितनी जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, तो कैश की बात यहाँ हुई है, तो एनालाइज ऑफ कैश पोजीशन, और ये तो ए और सी। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एडेड और रिड्यूस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जिसको ना तो ऐड किया जाता ना डिडक्ट किया जाता? देखो जी, डिविडेंड रिसीव आ जाता है, ऐड भी किया जाता है, डिडक्ट भी किया जाता है। डिविडेंड पेड आ जाता है, इसको भी ऐड किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग, ये ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग, ये ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग, आपने मेरी वीडियो देखी तो पता होगा। परचेज ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग, ये भी डिडक्ट किया जाता है। बोनस शेयर कहीं भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि बोनस शेयर होने से ना तो पैसा जाता ना आता, फ्री में वो शेयर बढ़ जाते हैं। और कैश फ्लो तो तभी काम करती है जब या तो इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो, इसमें ना इनफ्लो होता ना आउटफ्लो होता, तो बेकार की बात लिखी हुई है। 33 का आंसर होगा बी। 34, value of copyright was rupees 68,000 in the year of 31st March 2015, but after 1 year मार्च में value of copyright हो गई 1 लाख, कॉपीराइट हो गया 15 से 16 में बढ़ गया। हाउ इट विल इफेक्ट ऑन कैश फ्लो? भाई साहब, कॉपीराइट होती है आपकी नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट होती है इन्वेस्टिंग का पार्ट। इन्वेस्टिंग में जब भी एसेट बढ़ती है तो इसको हम आउटफ्लो बोलते हैं। और आउटफ्लो कितने का हुआ? 32,000। कहीं पे लिखा है क्या आउटफ्लो ऑफ 32,000? आउटफ्लो मतलब लेस, लेस 32,000 इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बी आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। पवन लिमिटेड बोनस शेयर, क्यों बोनस शेयर ही होगा भाई, कैडी बात। पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 45,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम फॉर कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 15,000 इन एक्सेस, 45 की जगह 15 एक्सेस मतलब 60, 60,000 की एप्लीकेशन आई। अमाउंट पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 7, अलॉटमेंट पे 3 और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर देखें तो 7 3 10 और 4 10, तो 4 रुपए की होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 4 रुपए का प्रीमियम है तो इस पे 2 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है, यहाँ पे 1, तो इसमें 3+1 का केस है। ठीक है जी। ऑन वन शेयर होल्डर रेनू वाज हु अप्लाइड 600 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, और फेल हो गई, ये पे नहीं कर पाई, अप्लाई करे थे इसने शेयर। कह रहे हैं अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम टू बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फोर फीचर, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना है? तो पहले तो देखो जी 600 को अप्लाई है, इसको अलॉट में कन्वर्ट करो। अब जरा अलॉट को सुनना क्या है, चक्कर क्या है। रेशियो है, अगर आपने 60 शेयर मांगे होंगे तो कंपनी ने 45 दिए होंगे। अगर अप्लाई देखो 60,000 और 45,000 है, 3 जीरो से 3 जीरो कॉमन कट गई, तो 60 अप्लाई पे 45 अलॉट है, तो 600 अप्लाई पे कितने अलॉट हुए होंगे? तो 600 मल्टीप्लाई में चला जाता है और जो खाली रह जाता है वो डिवाइड में आ जाता है। 0 से 0, 6 1 6, क्या होगा सर? डायरेक्ट आएगा 450। अब आप मुझे बताओ 450 है, सिक्योरिटी प्रीमियम इसने नहीं दिया तो डेबिट कितने से होगा? तो बताओ इसने कौन कौन सी कॉल नहीं दी? एक तो इसने अलॉटमेंट नहीं दी और एक इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल पे कितना प्रीमियम है? 1, और अलॉटमेंट पे कितना प्रीमियम है? 1, 1 और 1 2, 2 रुपए का प्रीमियम इसने नहीं दिया। कितने शेयर हैं इस पे? 450, 600 नहीं है 450 है, सिखाया है मैंने, असली प्रॉपर तरीके से सिखा रखा है। तो 450 इंटू 2 900, तो कितने से डेबिट होगा? 900 से। तो आंसर आ गया 35वें का ए 900। आगे बढ़ते हैं, ओह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट, द डिबेंचर हुज प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रिपेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। कहते हैं कंपनी को डिबेंचर जिनका प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी वापस नहीं किया जाता लाइफ टाइम में, बट द पेमेंट इज मेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, सच डिबेंचर आर कॉल्ड इररिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल का मतलब जिनको वापस कर दिया जाता है पैसा, इररिडीमेबल का मतलब जिनका पैसा वापस नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 36 था ये। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पे। सुजाता लिमिटेड इशूड 5,000 7% डिबेंचर, ठीक है जी, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू 40% ऑफ द डिबेंचर of the amount was payable on application and the balance on allotment. The issue was fully subscribed and the amount were duly received. The amount received on application and allotment respectively were, बच्चे देखो 10% का प्रीमियम है तो कितना हो गया? 110। भाई 100 का डिबेंचर 10 रुपए का प्रीमियम 110 हो गया। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू 40% ऑफ द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। 40% बेटा इसका 40% नहीं, 100 का 40%, तो 40 रुपए तो एप्लीकेशन पे मिल गए। और बाकी के जो 70 रुपए बचे होंगे 110 में से, आप कहोगे सर 60 ही तो बचे। मैंने कहा 60 + 10, प्रीमियम भी तो यही मांगा जाता है, जब कुछ नहीं बोला होता तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम होता है। तो अब आप मुझे बताओ 5,000 शेयर डिबेंचर है, 5,000 इंटू 40 2 लाख, और 5,000 इंटू 70 3,50,000, यहाँ वाले पा रहा है 2 लाख और 3,50,000। आंसर हो गया इसका सी। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया सी। 38 पे आ जाओ।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कवर्ड अंडर द फाइनेंस कॉस्ट, इनमें से कौन सा फाइनेंस कॉस्ट नहीं है? फाइनेंस कॉस्ट कौन सी होती है बच्चे? फाइनेंस कॉस्ट होती है जब भी कंपनी सिक्योरिटी, वो याद है तुम्हें, फ्लोटेशन कॉस्ट पढ़ी होगी तुमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर बिजनेस स्टडीज में, फ्लोटेशन कॉस्ट, तो मतलब उसी को फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं, एक तरीके से समझ लो। जब भी कंपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी करती है, फंड रेज करती है, बैंक से लोन लेती है, शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, तो उस टाइम पे कंपनी को इस फंड को रेज करने में कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, या फिर डिविडेंड पे करना, इंटरेस्ट पे करना, ये सब फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होते हैं। तो कहते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ, डिस्काउंट दिया डिबेंचर को, इशू ऑफ डिबेंचर को। दूसरा लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बाद लिखा हुआ है बैंक चार्जेस, और लिखा हुआ है प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन। देखो जी, जब भी तुम्हें लोन लेना पड़ता है या कुछ इस तरीके खर्च होता है, डिस्काउंट ऑन इशू अपने आप में अलग है, इसका कोई फाइनेंस कॉस्ट से लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट पेड ये भी अलग होता है, इसका भी कोई फाइनेंस कॉस्ट लेना नहीं। प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, फिर बैंक चार्जेस एक ऐसा है जो फाइनेंस कॉस्ट होती है, जिसको आप, अगर बैंक चार्जेस आ गया तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ब्रैकेट में दिखाओगे बैंक चार्ज, बैंक ने कुछ कमीशन वमीशन काटा होगा क्योंकि आपने बैंक से अपना काम करवाया होगा, इसी को फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। एक सेकेंड वेट, हाँ ओनली थर्ड, ये वाला ऑप्शन है, ओनली थर्ड, 39। और अगर आपको कुछ सी सी, ठीक है कंफर्म, मैं तो देख ही नहीं रहा बेटा, मुझे तो पता है आप सही लिख रहे होगे, जहां पर आप गलत हो गए आपको पता ही चल जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओहो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय अ कंपनी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या बोलते हैं बेटा? सीओजीएस विल बी, सीओजीएस क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओके, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेटा आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 है, इक्वल टू क्या होता है? सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कितना होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, 8 7 15 डिवाइड बाई 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, 75,000 आ गया, यहाँ 75,000 लिख दो, 75,000 इंटू 6 कर दो, तो 4,50,000 आएगा सीओजीएस। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सी आंसर हो गया। हो से इतना आसान, मैंने वो रेशियो वाले फॉर्मूले वाला चैप्टर नहीं कराया था क्या? लेक्चर नंबर 9, 9th लेक्चर देख लो, 10 घंटे में जो कोर्स खत्म करा रखा हो उसका 9th लेक्चर है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट 40, फ्लाई, फ्लाई करके, फ्लाई करके, फ्लाई लिमिटेड ए स्टॉक ब्रोकर है, परचेज कर रहा है 5,000 शेयर्स ऑफ टाटा हाउसिंग लिमिटेड इज, फ्लाई लिमिटेड ए स्टॉक ब्रोकर है, वो 5,000 शेयर्स को परचेज कर रही है, तो कौन सी एक्टिविटी बेटा? आप कोई कंपनी और आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, तो आपके लिए ये कौन सी एक्टिविटी है? स्टॉक ब्रोकर कंपनी है, ये ध्यान रखना, स्टॉक ब्रोकर है। स्टॉक ब्रोकर का काम क्या होता है? स्टॉक खरीदना बेचना, स्टॉक खरीदना बेचना। अब जिस कम का काम ही स्टॉक खरीदना बेचना है, तो ये उसके लिए कौन सी एक्टिविटी हुई? ऑपरेटिंग। आप कहोगे सर फिर हमारे लिए, अगर आपका काम स्टॉक खरीदना बेचना नहीं है तो आपके लिए इन्वेस्टिंग है, लेकिन आपका काम स्टॉक खरीदना बेचना ही है तो आपके लिए कौन सी है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉइज बाय एन इंश्योरेंस कंपनी। चलिए जी, बोनस शेयर इशू किया है इंश्योरेंस कंपनी ने, किस टाइप की एक्टिविटी है बोलो बच्चों? पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉय बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? बोनस अगर आप बोनस दोगे तो आपके लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का तो मुझे कुछ मतलब नहीं नजर आ रहा, मुझे तो ऑपरेटिंग लग रही है। ए, बी आंसर लगाओ इसका, ठीक है 41 का बी, ए, फोर्थ और फर्स्ट, बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस एक्टिविटी एंड ऑपरेटिंग, क्या कह रहे हो? ये कैसे हो जाएगा? मेरे हिसाब से बी आंसर है इसका, बी लगाओ बेटा, 41 का बी, 41 का बी लगाओ, बी। 42 पर आ जाते हैं। लो जी, क्वेश्चन आ गया पार्टनरशिप में से, ए बी आर 3 पार्टनर, अनु बीना रोए, और अनु बिन रोए, किसके बिना रोए अनु? बताओ बच्चों, अनु बिना रोए,
किस चीज़ के बिना रोए? मेरे बिना। क्योंकि शायद वो 12th में होगी और उसके अभी उसे अभी मैं नहीं मिलाऊंगा एक ऐसा तगड़ा टीचर, तो शायद अनु बिना रोए है, मेरे बिना रोए है। और उसका रेशियो कितना है? आप कहोगे क्या नॉनसेंस बातें करते हो, कहीं से कहीं तक भी कुछ हद है। मैं बच्चों सॉरी, गलती से कह दी। 3:1 इनका रेशियो है। रोए, रोए को चुप करा लो। रोए रिटायर हो गया है, उसका एक्वायर अनु ने टेक ओवर कर लिया है। न्यू रेशियो बताना है। बच्चे बताओ, रोए का शेयर सारा टेक ओवर किसने कर लिया? इसने। तो तीन और तीन और एक चार, चार दो हो गया रेशियो। जब सारा इधर चला गया तो 3 का 4 बन गया, ये 2 है। इसको और सिंप्लीफाई करोगे 2:1 आंसर हो जाएगा। डी आंसर है इसका। 43 पे आ जाओ। बिकॉज, रीजन क्या से पहले बिकॉज लगा देना। दी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट, अरे ये तो रिपीट हो रहा है, ये तो रिपीट है, अभी तो करा था। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर पार्टनरशिप में 50 होते हैं। यस। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है नो। कौन कहता है? तो असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर तो सी था। ठीक है, हमने कर लिया था अभी 2 मिनट पहले। क्या है नया क्वेश्चन? When a new partner does not bring his share of goodwill in cash, the amount is debited to current account of the new partner. ठीक है बेटा, जब नया पार्टनर आता है और गुडविल का पैसा लाता है तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है। प्रीमियम अकाउंट में डेबिट कर देते हैं ना, ऐसे तो करते हैं। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पहले एंट्री बनती है कैश टू प्रीमियम और दूसरी एंट्री बनती है प्रीमियम टू सैक्रिफाइस कराया है। और अगर वो ना लाए, नॉट ब्रिंग, तो करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर डेबिट कर देते हैं। ठीक है। abusing me, no. कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर अमित। ओहो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करो। 10% का रेट है। 31 मार्च को ईयर एंड होता है। अमित विड्रॉ करता है 1200 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 1200 क्वार्टर लिए तो 4 से मल्टीप्लाई करो। 10% एट द एंड है तो 4.5। टेबल याद कर लो, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ। 1 2 3, 1 2 3, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 45 इंटू 4, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 80। 180 आंसर। लो बेटा। पूरा एमसीक्यू पर बनाओ ना वीडियो। पूरी एमसीक्यू पे तो बन रही है बेटा, इसमें मैंने और को तो कुछ कराया ही नहीं है। एमसीक्यू ही तो चल रहा है टोटल। चलो, और लिखना कमेंट में तुम्हें क्या चाहिए, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। पता तो क्या मांग लो तुम। ठीक है। अर्जुन, बबीता और चार्ली 3 पार्टनर है। तीनों का रेशियो 2:1 है। दे एडमिट धीरज 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट शेयरिंग profit of the firm. He has to contribute profit proportionate capital to acquire 1/5 share in the future profit. ये भी अभी किया है 37,500। ये रिपीट होने लग गए क्वेश्चन। चलो क्या 47 पर आते हैं। ये तो अभी करके दिखाया था। 37,500 कैसा आता है स्टार्टिंग में। ये क्या? पार्टनरशिप फर्म इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर 7 और मोर पर्सन कैरिंग ऑन सम बिजनेस एक्टिविटीज। नहीं, 2 और मोर पर्सन। पहली बात तो ये गलत लिखा हुआ है। पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 7 और मोर नहीं, 2 और मोर होता है। गलत लिखा है तो मतलब असर्शन गलत हो गया। The profit or loss arising from the partnership sharing between the partners in the agreed ratio, ये सही है। तो A is wrong, A is false, R is true। 48। A B C 3 पार्टनर, तीनों का रेशियो 4:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 4:3:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ये आपको निकालना है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देना। मुझे बताना कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, तुरंत कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। तो जी, देख लिया? वीडियो को पॉज कर दो और करो। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज एन। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज एन। सैलरी और कमीशन जो भी पार्टनर को मिलने वाला हर अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़ के, तब एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। तो एप्रोप्रिएशन कम चार्ज, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आंसर हो गया एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, 49 का आंसर। नेक्स्ट, वेट, 50। रिमेनिंग पार्टनर्स आफ्टर अ पार्टनर रिटायर कंट्रीब्यूट टू रिटायरिंग पार्टनर इज। बताओ जी, रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर अ पार्टनर रिटायर कंट्रीब्यूट टू रिटायरिंग पार्टनर इन कौन से रेशियो में करते हैं? न्यू रेशियो, बोथ सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो। सर गेनिंग रेशियो, क्योंकि जो पार्टनर बच गए वो तो गेन ही करेंगे, जो छोड़ के जा रहा है वो सैक्रिफाइस करता है। तो कौन से रेशियो में करेंगे? गेनिंग रेशियो में। ठीक है जी। नेक्स्ट, 51। वीडियो को रोको, मतलब आपको इसको
रिकॉर्डेड क्लास में रोकना है और इसके बाद इसका आंसर लिख कर मुझे बताना है, कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 51। इसके बाद आगे आ जाते हैं। अब मैं नहीं करा रहा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अब तुम करोगे। 52 और 53 इसको देख के करना है। रोको, यहीं पे वीडियो रोकना और इसके बाद इसके कमेंट को मुझे लिख, कमेंट में बताना इसके आंसर दोनों के, मुझे ये आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद 54 पे आ जाता हूँ, इसको मैं करा देता हूँ 54। ए बी दो पार्टनर, दोनों का रेशियो 3:2। दे टेक सी न्यू पार्टनर, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख एंड सी ब्रिंग 30,000 एज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच इज एंटायरली क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताओ बच्चों, ये तो बहुत आसान है। 3:2 है। दे एडमिट सी एज न्यू पार्टनर, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख एंड सी ब्रिंग 30,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। बताओ, 3 में से 30,000 ला रहा है तो कितने शेयर के लिए आ गया? 1/10। ठीक है जी। और कैश के लिए करा रहा है और एंटायर क्रेडिट टू दी कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, और सारा का सारा किसने ले लिया? वो ए ने। तो इसका मतलब इसने टेक ओवर भी किससे किया होगा? ए से टेक ओवर किया होगा। ठीक है, मतलब भाई ए ने ही तो, ए से ही तो 1 का 1/10 टेक ओवर किया होगा, तो 3/5 2/5 शेयर है। सारा का सारा इसने अगर अपना 1/10 इसी से टेक ओवर किया होगा तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो। 6 में से 1 5/10, 2/10। वहाँ गया कोई, कहीं ऐसा रेशियो नजर आ रहा है तुम्हें? 5:4:1। बेटा बाद में फोन करना कृष्ण, ऑडियो को कट भी ना सकते तो, पता नहीं कैसे कटे। बेटा इसको कैलकुलेट करके बताओ जरा जल्दी से, ये तो कंफ्यूजिंग कंफ्यूजन तो हो गया थोड़ा सा है ना, यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो गया था। अब इसको तरीके से करके दिखा, ये मैंने इसे लिखा, इसको मैं करके दिखाऊँ। 3:2 इसका रेशियो है। ये आया नया पार्टनर, गुडविल थी 3 लाख, वो कह रहा है 30,000 लाऊंगा। अगर वो 3 लाख में से 30,000 ला रहा है, मतलब इसको मैंने 4 जीरो से 4 जीरो कॉमन हटा दी, तो इसका मतलब वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/10। और कहते हैं वो जितनी भी गुडविल लाया कैश में, सारी की सारी किसके अकाउंट में गई? ए के। सारी की सारी ए क्यों ले गया? क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में जाती है, तो इसका मतलब सारा का सारा किसने सेक्रीफाइस किया होगा? उसने अपना शेयर किससे लिया है सारा का सारा? कैसे कटू इसको बच्चे, फ्रेंड कॉल आ रहा है किस, ऐसे ही कॉल कर लेते हैं। 1 मिनट होल्ड करना, क्लास ले रहा हूँ, बाद में बहुत बात करूंगा। फ्रेंड है क्या? हाँ बदल गया है स्कूल। ठीक है मैं क्लास में हूँ। हाँ वो ले जियो। हाँ जी, तो सारा का सारा उसने किससे टेक ओवर कर रहा है? मतलब जितना भी नया पार्टनर आया होगा उसने किससे टेक ओवर किया होगा सारा अपना शेयर? क्या कहते हैं इससे? ए से। तो देखो जी, पुराना शेयर था 3/5, नया पार्टनर आया 1/10 शेयर, क्योंकि टेक ओवर कर रहा है इससे। पर बेटा 6, दूसरा पार्टनर हमारा 5, डिनोमिनेटर बराबर करके 10, और नया वाला पार्टनर तो 1/10 के लिए आ ही रहा है, तो यार एक कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा, मैं ध्यान यहाँ पे चला गया था, बच्चे का फोन आ ही जा रहा था ना। जी, क्वेश्चन नंबर 55। डैश इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। बेटा कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है किस टाइम पे? जब हम डिसोल्यूशन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे जल्दी से लिखो, गारंटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे आप आंसर लिख के बताओ जल्दी, कमेंट में करो। 57 पे आ जाओ, बता देता हूँ। अजीब से नंबर लिखे हुए हैं। Account according to profit and loss account, the net profit for the year 1,40,000, the total interest on profit on partners capital 8,000 and partners is allowed to commission 5,000, interest on partners doing 1,200, the divisible profit calculate करके बताओ। according to profit and loss, the net profit जो 1,40,000, यहाँ पे लिख ले 1,40,000, the total interest on capital 8,000, कमीशन 5,000, इधर आता है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेटा रफ, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आता है। 1,51,200 रुपीज़ टोटल। 1,41,200 में से 10,000, 8 5, तो 10,000 माइनस करो, 1,31,000 और माइनस 8 11 2, 1,28,200 बी आंसर होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 58 और 59
पढ़ लो, केस स्टडी है, पहले मतलब एक केस बना रखा है, बहुत आसान, सबसे आसान क्वेश्चन चैप्टर अभी तक के जितने एमसीक्यू कराए सबसे आसान, ये दोनों आप ट्राई। मैं करूँगा आखिरी क्वेश्चन, थैंक यू वाला क्वेश्चन आप लोगों को बोलने के लिए क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 60, प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कहते हैं प्रीमियम गुडविल को नहीं रिकॉर्ड करते पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे, कौन सी वाली गुडविल? अगर वो ब्रॉड करे कैश में, अगर वो काइंड में लेकर आए, अगर वो देखो कैश में लाएगा तो भी रिकॉर्ड होगी, एंट्री बनती है, काइंड में लेकर आए तो भी रिकॉर्ड होगी, एंट्री बनती है। डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, नहीं लेकर आए तो भी G2S वाली एंट्री बनती है, वो जो करंट अकाउंट वाली। इफ पेड प्राइवेटली, अगर प्राइवेटली पे कर रहा है तो कोई एंट्री नहीं बनती, प्राइवेटली आया तो प्राइवेटली घर को चला गया, बात खत्म। ठीक है जी। तो हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, आपको एमसीक्यू इंपॉर्टेंट समझ में आए होंगे। सारे चैप्टर्स में से मैंने एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करी थी, एक भी सिंगल चैप्टर को मैंने नहीं छोड़ा था। और जहाँ तक मुझे लग रहा है जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए कि इनके आप कमेंट करेंगे, मुझे उम्मीद है आप कमेंट भी करेंगे। जो मैंने बातें बताई सारी की सारी, जो भी आपको देखो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में से एमसीक्यू है, लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया जो हमने इस कोर्स में इस वीडियोज में जो डाला है उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर मिसमैच हुआ हो तो आप हमें बता सकते हैं कि हाँ एक क्वेश्चन तो बेटा। बस मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ही मेहनत करके पढ़ते रहेंगे और आप इसी तरीके प्यार हमें दिखाते रहेंगे। ठीक है जी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे उन चैप्टर्स की, हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, थोड़े बड़े वाले क्वेश्चंस की, इसी कोर्स में मैं आपको कराऊंगा ये सब। और ठीक है, बाकी हम डाउट क्लास भी लेंगे आपकी उसमें। ठीक है जी। तो आप लोग अपना ख्याल